हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी लोकप्रिय कथाकार कमलेश्वर की सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानियों में से ली गई एक कहानी है, मुर्दों की दुनिया। शुरू करते हैं कहानी। गर्मी शुरू हो गई। मोटर के अड्डे के सामने वाले कुएं पर पियाऊ बैठा दिया गया था। नारायण पंडित चौड़े मुंह के 4-5 मटके धरे ईंटों के पक्के पर सागर रखे, बल्ली की कपांच की नाली बनाए सागर से पानी उड़ेलते रहते और प्यासे आ आकर नीचे पड़ी पटिया पर घुटने मोड़कर चुल्लू से पानी पीते और चले जाते। सामने इमली के भारी भरकम पेड़ तले 2-3 मोटरें खड़ी रहती, जिनमें से एक आध की मरम्मत होती रहती। एटा कुरावली का अड्डा कहलाता है ये। कुछ पत्थर वालों की दुकानें यहाँ हैं जो दिन भर लाल लाल पत्थरों पर छेनियाँ घिसते और पत्थर को चक्की सिल पर या लोडे की शक्लें प्रदान करते रहते। मोटरों के क्लीनर और ड्राइवर यहाँ तो इमली की छाँ में पड़े सोते या मोटर की मोटी मोटी गद्दियाँ बिछाकर जोड़ पत्ता खेलने में मशगूल रहते। मोटर छूटे काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए सब कुछ शांत सा था। नारायण पंडित ने हे राम कहते हुए जंघाई ली, जिसमें शब्द बिगड़कर हराम हो गया। जोड़ा पत्ता खेलने वाला जमघट अपनी चालों में डूबा हुआ था। तख्त पर उकड़ू बैठे जालीदार बनियान पहने निशार के कानों में पंडित की आवाज़ पड़ी तो एकदम अपने बकरे को छनबिछिया खिलाते खिलाते रुक कर बोल पड़ा, एक फंकी और लगे महाराज, लाओ जरा हम भी देखें तुम्हारी ओछा की तंबाकू। चूना उना है डिबिया में कि चाट गए? तुम तो अपनी लीदी तंबाकू खाओ भर मुँह, ये भला तुम्हारे मुँह लगेगी? कहाँ इस तंबाकू की एक चुटकी और कहाँ सुरसासा तुम्हारा मुँह, ऊँट के मुँह में जीरा। कहकर नारायण पंडित हथेली पर रखी तंबाकू रगड़ने लगे। 4 है महाराज, बस अंगुल भर का करेजा है तुम्हारा, जरा सी तंबाकू में गिस्सा दे गए, निसार ने कहा और अपने तहमद को घुटने तक सरका कर बकरे को छनबिछिया खिलाने में उलझ गया। तभी कंकड़ की सड़क के किनारे गद्दे जैसे नरम और बेहद गर्म भूल भूल को पार करके आते हुए ठेकेदार ने पूछा, कुरावली वाली लॉरी कब तक आएगी निसार मियाँ? निसार ने खड़ी नज़र से ठेकेदार को ताका और छन बिछिया की फली तोड़ने लगा, जो चांदी के रोनों की तरह झंझना उठी। बताया नहीं तुमने कब तक आएगी? ठेकेदार ने फिर पूछा। यूँ पूछो ना, मियाँ 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 क्या जोड़ देते हो? निसार ने जवाब दिया और फिर जैसे खुद से कहने लगा, भला बताइए क्या दस्तूर है? फिर उसकी तरफ नज़र घुमाकर बोला, अब आने वाली है घंटे आध घंटे में। क्यों, कोई आने वाला है क्या? हाँ, कहकर ठेकेदार प्याऊ की ओर बढ़ गया। निसार ने अपने बकरे के पुट्ठे सहलाए और पिछली टांगों को दबाने लगा। फिर पुचकारते हुए बड़े प्यार से उसकी जांघ पर एक थपकी दी। बड़ा निराला बकरा था नूर, यही नाम था उसका। बाकी चाल और नन्हे नन्हे सियाह खुर, जिन पर इस तगड़ी और भरी हुई काठ का भार जैसे पुराने ज़माने की कोई तंदुरुस्त चीनी लड़की हो। निसार ने गर्व से नूर को देखा और बकरे ने अपने गर्दन में कड़ापन लाते हुए ऐसे सर उठाया जैसे बब्बर शेर हो। उसकी चमकती काली तलियां और मेढ़े की तरह छल्लेदार सुडोल सींग, दूधिया बाल, उसकी गर्दन को बाहों में भरते हुए निसार गदगद सा बोल पड़ा, जियो मेरे शेर मर्द बच्चे। तभी इमली के नीचे जमी महफिल में झगड़ा हो गया। राजा राम कुछ कह चुका था। नाथू सिंह ड्राइवर झपटते हुए चीखता हुआ जा रहा था, बेईमान बनाता है, और ऊपर से गाली, खून पी, सब खेल छोड़कर बीच में पड़ गए
ताश के पत्ते इधर उधर बिखर गए, रेजगारी अपनी जगह पड़ी थी। अब देख लो, मैंने कोई तू तड़ाक गाली गुफारी की थी जो हाथापाई पर उतर आए। राजा राम एक तगड़े ड्राइवर की ओट छिपते हुए कह रहा था। तभी निसार चीख उठा, औरत की तरह क्या मिमियाता है वे, मर्द की तरह बोल। बेईमान ठहराता है तो डुकता क्यों है जनानों की तरह। निसार की ललकार ने काम किया। सब खामोश हो गए और दूर चिलचिलाती सड़क पर धूल का अंबार उड़ाती मोटर आती दिखाई पड़ी। अड्डे पर हलचल मच गई। चुस्की बर्फ वालों ने अपने अपने ठेले पटरी पर लगाने शुरू कर दिए। बर्फ़ की सिल्ली पर छेनियाँ बज उठी। बुरादा धोकर बर्फ़ रंदे पर रख ली गई। कपड़े का गत्ता निचोड़कर बर्फ़ के माथे पर पट्टी सी चढ़ा दी गई और सोडा वाटर की बोतलों पर पानी छिड़क कर ताज़ा कर दिया गया। हर तरफ रौनक आ गई थी। खड़खड़ाती गुर्राती लोरी आकर रुकी। धूल में बिल्कुल ढकी सवारियां कपड़े झाड़ते उतरी। गांव के लोग मोटी मोटी फतोई पहने, तेल से चिकनी लाठी पकड़े, उसी में खाने की छोटी छोटी गठरी लटकाए। आखिर वह भी भीड़ में सटकर ही निकली। सबितारी आ गई। ललुआ नहीं आया साथ? ठेकेदार ने अपनी लड़की के पास जाते हुए पूछा। निसार की आंखें साबितारी पर जा टिकी। 1 मिनट देखता रह गया। भरा हुआ शरीर, औरत से काफ़ी लंबी और तगड़ी, उठी हुई नाक, कसकर बांधे हुए बाल, दांतों की दरार में मिस्सी की लकीरें, पुष्ट कलाई में रंगीन चूड़ियाँ, भरी हुई हथेली, पास खड़े कलेरों में फुसफुसाहट हुई, आपस में फबतियाँ कसी गई। उसके बदन को देखकर बर्फ़ वालों ने उसकी पसंद की पहचान की और चिल्लाने लगे, सोडा, लेमन, नींबू का शरबत, ठंडा बर्फ़। निसार की नज़रों से प्रशंसा झांक उठी। उसने टूल बॉक्स से अपना बेल कढ़ा कुर्ता निकाला और पहनकर बाहें समेटने लगा। ठेकेदार साबित्री का टीन का बक्सा उठाकर चलने लगा तो निसार ने टोका, जरा ठंडे हो लेते ठेकेदार, धूप में कब से परेशान घूम रहे हो। सावित्री ने निसार को देखा और ठोस कदम रखती हुई बढ़ने लगी। निसार पीछे से देखता रह गया। सावित्री की मर्दानगी चाल, कंकड़ की ऊंची नीची सड़क पर पड़ने वाले उसके जमे हुए कदम, जिनसे मानो उभरे कंकड़ दब रहे हों। धीरे धीरे सब खामोश हो गया। धूल के गड्ढे में फंसे पहियों को निकालती और पेट्रोल की गंध छोड़ती आई हुई लॉरी स्टार्ट होकर इमली तले खड़ी हो गई। जाने वाली लॉरी उस जगह लग गई। भराई शुरू हो गई थी। मोटर का हॉर्न और निसार की आवाज़ एक के बाद एक गूंज उठती। वह चीख रहा था, एटा कुरावली, एटा कुरावली। उसका गला सूख गया। प्याऊ के पास कीचड़ में लेटे हाँफते मरियल कुत्तों को खदेड़ता हुआ वह पानी की धार के सामने झुक गया। ये मेहरारू शायद ठेकेदार की बिटिया थी। पानी पिलाते हुए पंडित ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा, 3 बरस पहले बेवा हुई थी। हमारे गांव से 4 कोस पर ससुराल है इसकी। निसार को गौर से सुनते देख वह कहता गया, इसी के पीछे इसके आदमी का कत्ल हुआ, पर रोआ तक न छू पाया, कोई बड़ी मर्दानी है। शाम को अपने बकरे को लिए निसार अपनी कोठरी की तरफ चला तो नुक्कड़ पर ठेकेदार के छप्पर में बकरी देखकर रुक गया। सावित्री का ध्यान आते ही चलने लगा। देखा सावित्री उसे खड़ा देख चुकी है। वह बकरी के लिए पीपल के पत्ते डालने उधर ही आ रही थी। सक पकाकर निसार पूछ बैठा, ये बकरी कब खरीदी ठेकेदार ने? सावित्री ने उसकी ओर देखा तो न जाने कैसी मुद्रा बन गई। चेहरे पर हिस्सा सिकुड़ा और फैल गया। फिर जैसे उसकी बात को अहमियत न देती हुई बोली, अभी साल भर से बड़ी नहीं मालूम पड़ती। और उसने बकरी का होंठ मरोड़कर कच्चे दानों की तरह उसके सटे हुए दांत खोल दिए और उसका मुंह निसार की तरफ करते हुए बोली, क्यों है ना? निसार को जैसे पैर जमाने का मौका मिल गया हो। झट आगे बढ़कर निकट पहुंचते हुए उसने बकरी के दूध या दांतों पर पारखी की तरह आंखें गड़ा दी। फिर तो सिलसिला चल निकला। अपने बकरे के बारे में सब कुछ सावित्री को सुना दिया।
सावित्री बोली, बकरा पालने से क्या फ़ायदा? अरे कोई कसाई 50-60 दे देगा, बकरी पालते तो जिस्म पर चिकनाई आती। अकेले फकड़ के घर कौन खटराग करे? इस नूर को मैंने बेचने के लिए नहीं पाला है। अरे मर्द बच्चा है, दिन भर साथ तो रहता है, निसार ने कहा। काफ़ी देर बातें चलती रही। ठेकेदार भी आ गया था। उस रात जब निसार घर लौटा तब सावित्री उसके लिए नई न रह गई थी और वह सोच रहा था, बस एक ही औरत है, हज़ारों में एक। बात करनी है तो आज़ादी से, चलने फिरने तक में लापरवाह खुलापन है। इसके बाद रोज़ ही वह अपने नंबर की गाड़ी भरकर अपने कमीशन के पैसे लेकर सावित्री के पास आ बैठता। सिर्फ सावित्री होती, कभी कभी कुछ लोग और आ जाते जिनसे सावित्री की जान पहचान हो चुकी थी। निसार और सावित्री के बारे में कुछ लोग फुसफुसाने लगे थे। उस दिन दोपहर में निसार छप्पर का टप्पर लगाए पास बैठा था। लू काफ़ी तेज चल रही थी, गर्मी बहुत थी। सावित्री एक हल्की पुरानी धोती पहने पास बैठी अपनी फतोई में बटन टाँक रही थी। निसार गहरी नज़रों से उसको देखता और उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती। आखिर उससे न रहा गया और उसने सावित्री का हाथ पकड़कर बाँह जमीन पर टिका दी और अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे फैलाकर जैसे गला घोंटने के लिए हाथ उठे हों, सावित्री की बाँह के इर्द गिर्द उंगलियां लपेट दी। सामने दोनों अंगूठे सींग की तरह निकले रह गए तो बोला, मैं तो समझता था कि तुम्हारी बाँह कम से कम 2 बालिश तो मोटी होगी। यह तो आधी भी नहीं निकली। बाँह पर गोश्त है कि मड़ा हुआ आटा, बिल्कुल थल-थल। सावित्री जैसे गुन्नाई हो बोली, मेरी बाँह से तुम्हें मतलब? लोहा है तो आटा है तो? और फिर कुछ सोचकर हंस पड़ी और हंसती रही। निसार भौहें टेढ़ी किए ताकता रहा। तभी टट्टर खिसकाकर गोरख भीतर आया। संकुचाया, झेंपा भी, पर जैसे कुछ पकड़ पा गया हो। व्यंग्य से मुस्कुराकर आंखें गोल करते हुए और निसार को ताकते हुए बोला, शायद ठेकेदार नहीं है। निसार अपने हाथ सावित्री की बाँह पर से हटा चुका था, पर अंगुलियां जैसे थरथरा गई थी। सावित्री ने पैर सरकाया तो एकदम रुक गई। निसार से बोली, अरे जरा पैर की उंगली खींचना, एकदम नस चढ़ गई है शायद। फिर अपने आप पैर झटकते हुए ठीक होकर बैठ गई। गोरख ने निसार को चिढ़ाने के स्वर में कहा, अरे मियाँ, वह तुम्हारा चरकटा बच्चन अड्डे पर तुझे खोज रहा है। क्या बात है, आजकल तुम्हारे पैसे से तो उसकी पहलवानी चल रही है और तुम भी सब वसूल कर लेते। कहते कहते गोरख ने कनखी से सावित्री को देखा और बात अधूरी छोड़ दी। फिर वह चढ़ते उतरते रंगों के तब्दील होते निसार के चेहरे को देखने लगा। सावित्री ने सब सुना। वह बारी बारी से निसार और गोरख की तरफ उत्कंठा भरी दृष्टि से देख रही थी। निसार एकदम अपना तहमद संभालते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसके सीने में कोई चीज़ फूल रही थी। होंठ चबाते हुए चलने लगा तो न रहा गया। शायद इस तरह चल देना कोई कमज़ोरी समझ ली जाए। सावित्री तो जैसे उसके दिमाग से उतर चुकी थी। बोला, क्या वाहियात ख्यालात है तुम लोगों के। बच्चन 1000 में एक मर्द है, पैसे से बेचारा कमज़ोर पड़ता है, पहलवानी के लिए खातिब चाहिए। खातिब है कोई कस्बे भर में उसका जवान पट्ठा। गोरख ने व्यंग्य से कर दिया। सावित्री गंभीर थी। निसार अपने बकरे नूर की डोरी खोलने लगा तो सावित्री बोली, जब हफ्ते भर से यहाँ रह रहा है तो बंधा रहने दो, कोई आज की धूप में ही नहीं मर जाएगा। वह चुपचाप नीचे उतर गया। उतरी हुई बनियान की भी लेना भूल गया और सावित्री ने उसकी मैली जालीदार बनियान एक ओर सरका दी। देखकर गोरख बोला, सावित्री कितनी शर्म की बात है, एक मुसलमान मलिच की लहदी छूना। और फिर कौन नहीं जानता निसार के कर्म। मोटर का एजेंट कोई इज्जत का पेशा है, दिन भर चरकटों के पीछे पड़ा रहता है। वे सब उसके यार दोस्त हैं। अखाड़े के लफंगे लड़के दिन भर साथ लगे रहते हैं। फकदम है सो सब उन्हीं पर फूंकता रहता है। सावित्री बोली, हुआ करे, हमसे क्या, बैठता है यहाँ, कौन सा सोना चुरा ले जाता है। बस बैठकबाज है वह, पैसे पर ध्यान नहीं देता।
दिन भर गप्पे हाँकता गामा, रुस्तम और अंग्रेजी पहलवानों की बातें करेगा, इधर उधर के किस्से सुनाएगा या नूर को हरी अरहर खिलाता रहेगा बस। पर इतना कहते हुए सावित्री अपना ही सम्मान बचाने की अधिक चेष्टा कर रही थी। गोरख उसके इसी भाव को न सह सका, कहने लगा, देखना है कब तक चलेगी निसार की ये नवाबी। ऑर्डर हो गया है, अगले महीने से सरकारी मोटरें इस लाइन पर चलेगी और महीना ख़त्म होने में हफ्ता भर तो रह गया है। तब देखना निसार की जालीदार बनियान, चरकटों का खातिब और बकरे की हरी अरहर। और सावित्री अपने में सोच रही थी, वैसे निसार चाहे जो हो, पर इतने दिन हुए यहाँ बैठते कोई वैसी बात नहीं दिखाई दी। आज बाँह भी पकड़ी तो ताकत देखने के लिए, जैसे बदन से और कोई मतलब नहीं। नूर को रोज़ 4 मील दौड़ाता है, हाँफते हुए सुबह लौटा था तो बांधते हुए कह रहा था, दौड़ाऊँ न तो चर्बी चढ़ जाएगी इस पर, फिर किस काम का रह जाएगा। ताकत और चर्बी के मोटापे में बड़ा फ़र्क होता है। सावित्री बहुत साफ बात कहता है। और अड्डे पर बैठा निसार ख्यालों में डूबा था। सावित्री के पास दिन भर के साथ के लिए जाता है, उसमें ताजगी जो है, चुस्ती और अकड़ जो है, बदन की अकड़। इन सब ड्राइवरों और क्लीनरों का जोश खरोश तो दारू का है, चरम अफीम का है। मिनट 2 मिनट रहता है, बरसाती नदी से उफनते हैं, फिर नाली से बहने लगते हैं। सुबह का वक्त तो अखाड़े पर कट जाता है। बच्चन के पुट्ठे और शेर सी कमर, गफूर की रस्सेदार गठीली बाहें और हाथी सी गर्दन सब बेजोड़ हैं। पर अखाड़ा तो धूप निकलते निकलते बिखर जाता है। फिर क्या करूं? थोड़ी देर बाद अपने नंबर की मोटर भर दी। फिर इसके बाद अगर सावित्री के पास बैठ लेता हूं तो बुरा क्या है? दिन भर सावित्री का साथ और रात भर नूर का साथ। सावित्री है भी बड़े खुले दिल की औरत। तभी इतनी जल्दी इतने लोग उठने बैठने लगे उसके पास। सोचते सोचते एकदम दिल न जाने क्यों भर आया और तबीयत हुई कि नूर को खोल लाए, अकेला होगा वहाँ। तभी शोर मच उठा। आई हुई मोटर के टायरों से कंकड़ बुदबुदाए और धूल का धुआं फैल गया। आई हुई मोटर का एक पहिया कच्ची पटरी पर धूल के मखमली मटमैले गद्दे पर बैल बूटेदार निशान छोड़ता निकल गया। मोटर रुकी और उसमें से मोटरों के मालिक माखन लाल उतरे। सब कर्मचारियों ने घेर लिया। उन्हें पता चला कि बहुत कोशिश करने पर भी सरकार ने बात नहीं मानी। अब 1 तारीख से सरकारी बसें इस लाइन पर चलेंगी, इसलिए वे प्राइवेट कैरियर का लाइसेंस लेने लखनऊ जा रहे हैं। शायद एक आध ड्राइवर खप जाए, उसमें बाकी लोग बेकार हो जाएंगे। निसार सुन्न सा रह गया, दिल और बैठ गया। भीतर कोठरी में जाकर सीट की एक गद्दी बिछाकर लेट रहा, उदास सा, सिर में कुछ दर्द था। सावित्री का ध्यान आया तो लगा जैसे वह अकेला ही था और अकेला ही है। सोचने लगा, गोरख की बैठक बहुत है उसके पास। गोरख की बातों में भी ऐसा गुमान है जैसे सावित्री पर उसका पूरा हक हो। गोरख उसे सिर्फ औरत मानता है, औरत से ज़्यादा कुछ नहीं। और सावित्री भी जरूर एक औरत ही की तरह उसके पास पेश आती होगी। जरूर उसके वहशी इरादों के सामने घुटने टेक देती होगी। आखिर औरत है वह मर्द नहीं हो सकती। उसके बदन में अकड़ है, पर गोरख के सामने वह भी खो जाती होगी। उसके दिल में वही मैलापन, कमजोरी जरूर होगी। आदमी आदमी है, औरत औरत है। सावित्री आखिर औरत है। सोचते सोचते वह न जाने कब सो गया। आंखें खुली तब रात झुक आई थी। बाहर निकला, अड्डे पर सन्नाटा था। छप्पर के लट्ठे में गड़ी कील पर एक बीमार सी लालटेन जल रही थी, जिसके प्रकाश में लट्ठे के काले काले पपड़े अजगर के काले पपोटों की तरह चमक रहे थे। मोटर की छतों पर क्लीनरों ने बिस्तर लगा दिए थे। अड्डे के वीरानेपन में मोहक खामोशी थी, वही खामोशी जो सुबह सुबह होते होते खड़खड़ाहट, हॉर्न की आवाज़ और लॉरियों की ढीली टिन की बॉडी के शोर में दुबक जाती। दोपहर में ताश पत्तों, गालियों और सस्ते मजाकों में छुप जाती। शाम को पैसे के लिए झगड़ते और ऊंची आवाज़ में हिसाब मिलाते मुंशियों की इंसानियत की तरह मुर्दा रहती। और रात होते थके मांदे मेहनतकश लोगों को गोद में ले चिंताहीन सी छा जाती। निसार घर की तरफ चल दिया नूर को लेने।
जो सावित्री के छप्पर में पहुंचा, अजीब सा दृश्य सामने था। 2-3 सिपाही तलाशी ले रहे थे, सामान उलट पुलट कर रहे थे। ठेकेदार कमर पर हाथ रखे, सिर झुकाए, पंखे का सहारा लिए खड़ा था और सावित्री बड़बड़ा रही थी, कोना कोना देख डालो पर चीज़ का नुकसान न होने पाए। हे हवलदार साहब, उसमें कांच की चूड़ी है। हाँ, काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। निसार सारी घटना का कोई सिलसिला न बैठा पाया, इसलिए कुछ पूछना ठीक न समझ वह नूर को खोलने लगा। सिपाही ठेकेदार को लेकर थाने की तरफ चल दिए। निसार चुपचाप सा नूर को लेकर घर की तरफ चला गया। सोचा सुबह अकेले में सावित्री से पूछ लेगा। रात को खाट के पाए से नूर को बांधकर लेट रहा तो ख्याल आया कि महीना ख़त्म होने में 5 दिन रह गए हैं। तब वह यहाँ क्या करेगा? कौन सा काम मिल सकेगा? इस छोटे से कस्बे में नूर का पेट कहाँ से चलेगा? उसने लेटे लेटे बकरे की गर्दन घुमाई और उसका मुंह अपने गालों से रगड़कर अपनी गर्दन से चिपका लिया। धीरे धीरे नींद आ गई। सुबह एक छोटी सी गठरी बांधे, नूर की रस्सी पकड़े वह सावित्री के छप्पर में पहुंचा। दिन काफ़ी चढ़ आया था। सावित्री देखते ही पूछ बैठी, क्यों आज नूर को दौड़ाने नहीं ले गए? चलो अच्छा किया, चर्बी चढ़ेगी तो खासे दामों में बिक जाएगा। निसार को जैसे बात काट गई, पर मजबूरी थी। बोला, इसी पहली मोटर से करीमगंज जा रहा हूँ। यहाँ तो अब धंधा खत्म हो रहा है। वहाँ मेरे एक मामू हैं, शायद कोई नया ज़रिया निकल आए। 2-3 रोज़ में आ जाऊँगा। नूर को तुम्हें सौंपे जा रहा हूँ। कहते कहते उसने बकरे की डोरी टट्टर से बांध दी। सावित्री ने साधारण तरीके से ताका, फिर बोली, मोटर जाने में देर है अभी। मोटर काफ़ी तड़के छूटती है, ये लोरी छूट गई तो दिन भर खराब हो जाएगा। कहते कहते वह चलने लगा। कदम तेज होते गए और लंबे लंबे डग भरता वह कंकड़ की सड़क पर मुड़ गया। नूर गर्दन उठाए मासूमियत से उधर ताक रहा था। निसार को करीमगंज से वापस आने में 10 रोज़ के करीब लग गए। वहाँ से वह एक नज़दीक के गांव चला गया था काम की तलाश में। ये गांव ताजिया बनाने वालों का गढ़ था। कुछ काम मिल जाने की उम्मीद थी यहाँ, क्योंकि दूर दूर तक के ताजिए यहाँ बनने आते थे और काम साल भर चालू रहता। इक्के के सफ़र से उसका जोड़ जोड़ खोल दिया था। मोटर के अड्डे पर आकर जब इक्का रुका तो जैसे वह भौचंका रह गया। पहले से जानते हुए भी सब कुछ उसे बड़ा अजीब सा लगा। दुनिया बदल गई थी। चमचमाती सरकारी बसें खड़ी थी। खाकी वर्दी पहने और तश्तरी की तरह हैट लगाए हुए कुछ कमज़ोर बदन वाले लोग इधर उधर आ जा रहे थे। प्याऊ वाले नुक्कड़ पर एक शरणार्थी ने शरबत लस्सी की दुकान खोल ली थी। लट्ठों पर सदे टीन के शेड में 2-3 नीली नीली बसें खड़ी थी। इधर उधर झंडियाँ लटक रही थी। वह अवाक ताकता रह गया। गहरी ठेस लगी। वह सब कहाँ गया? दिन भर लड़ने झगड़ने पर मिलकर बैठने वाले चेहरे कहाँ चले गए? इमली के नीचे मोटर की गद्दियों पर लगने वाली ताश की महफिल वीरान थी। दिन भर मरम्मत होने वाली और रह रहकर गुर्रा कर रुक जाने वाली लोरियों की आवाज़ खामोश थी। एक तरफ मेज कुर्सी पड़ी थी। नया ही दौर था, नई तरह की चहल पहल थी। बसों को देखा तो अच्छी लगी, पर एक भी महसूस हुआ कि उन्होंने ही पेट पर लात मारी है। घृणा, पश्चाताप और बेबसी में वह केवल यही सोच रहा था, इन पर कभी पैर न रखूँगा। वह सीधा सावित्री के छप्पर की ओर लपका, एक आशा से कि वहाँ वह पुरानापन, वही पहचानी फिजा मिल जाएगी। पैर रुके और नज़र उठी, देखा कोठरी पर ताला है। झुंझला सा उठा वह और बढ़कर बगल वाली दुकान पर पहुंचा। सोनू बुर्जी से पूछा, कुछ पता है कहाँ है सावित्री? सावित्री? सोनू बोला, आजकल सती सीता और सावित्री ही रह गई है। सब बड़ी चलती औरत निकली, हम लोगों का भी मुंह काला करके गई। आज तक इस ठिकाने अफीम का चक्कर कभी सुना नहीं था। अफीम क्या हुआ? ठीक ठीक बताओ ना, निसार ने उत्सुकता से पूछा।
अरे भाई हाँ, अफ़ीम, वह ससुरी अफ़ीम बेचती थी। सो एक रोज़ 8-10 दिन पहले पुलिस को सुराग मिला, तलाशी हुई पर अफ़ीम बरामद नहीं हुई। सो उस बार तो ठेकेदार को खबरदार करके छोड़ दिया। परसों फिर तलाशी हुई, आध पाव अफ़ीम पकड़ी गई। गोरख ला के देता था और सती सावित्री बेचती थी। ठेकेदार तो हवालात में बंद है बेचारे, और जब तक पुलिस दोबारा आए वह गोरख के साथ छुमंतर हो गई। निसार ने सुना तो रही सही, शक्ति भी जाती रही। कुएं की मन पर पैर फैलाकर बैठ गया। कुछ ठीक होते हुए पूछा, अच्छा हमारे बकरे का कुछ पता है? साथ ले गई कि कहीं रख गई उसे? बकरा तो औने पौने में बेच गई, उसी जाहिद कसाई के हाथ। सो भला कसाई के सिवा कौन खरीदता जल्दबाजी में? रुपए की दरकार रही होगी, सोनू ने निर्लिप्त भाव से कह दिया, जैसे इसमें कुछ असाधारण नहीं था। निसार ने सुना, सारा खून पानी हो गया, पर एकदम एक बार जोर से उसकी हड्डियों में कड़ापन आया, खाल में खिंचाव हुआ और दांती भिंच गई, नाक फूली और भौहें ऊपर सरक गई। उसने फेंटे में हाथ डाला, मुड़े हुए नोट की गड्डी हथेली में आ गई। गिनती में 50 रुपये थे। बौखलाया सा तेज कदमों से वह जाहिद कसाई की दुकान पर पहुंचा, चिक हटाई और भरभरा उठा। कितने में बेचा है उसने नूर को? 25 में। लेकिन निसार भाई, मैंने तब खरीदा था जब उसने यकीन दिला दिया था कि तुम इसे बेचकर गए हो। अल्लाह गवाह है जो जरा भी झूठ हो इसमें। कसाई निसार की दशा देखते हुए और सारी परिस्थिति समझकर एक सांस में कहता गया था, ज़्यादा बात से मतलब नहीं, ये लो 50 रुपये, बस चलो बकरा खोलो फौरन। झुंझलाते हुए निसार ने कहा और कड़ी नज़रों से एक बार उसे ताका, जैसे जरा भी देर होने पर खून ही पी लेगा। कसाई एक क्षण हिचका, मायूसी भरी नज़र उसने निसार पर डाली। निसार बुरी तरह ऊब रहा था। तभी कसाई बोला, लेकिन उसे तो जिब्रा कर डाला आज सुबह ही। क्या बताऊं, खुदा कसम सामने वाली रास है। दबी जबान से वह बोला और कहते कहते रुक सा गया। निसार के बदन की हर नस, हर नली की राह से जैसे पिघला शीशा गुजर गया हो। उसके हाथ से चिक छूट गई और उसने देखा नूर, उसका दिन और रात का अकेला साथी, मर्द बच्चा, बेजोर बेकस मरियल, उधड़ी चमड़ी लिए उल्टा लटका पर्दा नशीन औरत की तरह चिक के पीछे से झांक रहा था। किसी तरह उसके पैर उसे अड्डे तक लाए। नसों की मर्दानगी, बदन का जोर और अकड़ सब मिट सी गई थी। नई मोटर बसों की आवाज़ में वह जोश न था। उनके इंजन हल्की रगड़ से चालू हो रहे थे। उनमें पुरानी लॉरियों का जोश खरोश और चीख पुकार न थी। ड्राइवर और क्लीनर सब जैसे धीरे धीरे मरियल और बेजान आदमियों की तरह घिसट रहे थे। और वह सोच रहा था, क्या ज़िंदगी, कसम कस ताजगी और ज़िंदा दिली की दुनिया से वह मुर्दों की दुनिया में कदम बढ़ाने जा रहा है। क्या वह करीमगंज जाएगा, वहाँ ताजिए बनाएगा, वे ताजिए जिनके आगे आगे मुर्दों का एक जुलूस चलता है, जो छाती पीटते और मरसिए गाते निरंतर कब्रिस्तान की ओर बढ़ जाते हैं। तिरस्कार से उसका जी भर गया। इन मुर्दों की दुनिया में वह नहीं रहेगा। उसे ज़िंदा रहने के लिए जोश खरोश और भीड़ भक्कड़ चाहिए। और अपने पाँवों से धूल उड़ाता हुआ बस्ती की ओर चला गया। तो ये थी लोकप्रिय कथाकार कमलेश्वर की सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानियों में से एक कहानी, मुर्दों की दुनिया। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।